गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम जानें कोशिका विभाजन क्या है। वह क्रिया जिसमें सेल्स मल्टीप्लिकेशन करती है या अपने ही समान सेल्स को जन्म देती है उसे सेल डिवीज़न या सेल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रत्येक जीवों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए सेल डिवीज़न बहुत आवश्यक होता है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ सभी जीवधारियों का प्रमुख लक्षण माना गया है। सेल डिवीज़न के 3 प्रकार बताए गए हैं, माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। आज के इस लेक्चर में हम माइटोसिस सेल डिवीज़न को विस्तार से पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। इन्होंने ही जंतु कोशिका में इसका अध्ययन किया था तथा पादप सेल में या प्लांट कोशिकाओं में इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक स्टारबर्गर थे। समसूत्री शब्द को देने वाले वैज्ञानिक भी वाल्टर फ्लेमिंग ही थे। यह विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। वह कोशिकाएं जो शरीर की काया बनाती हैं उन्हें हम कायिक कोशिकाएं कहते हैं। तो सोमेटिक सेल में यह डिवीज़न पाया जाता है, इसलिए इसे सोमेटिक सेल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। यह डिवीज़न जो होता है इसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। एक पेरेंट सेल से डिवीज़न द्वारा 2 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या पेरेंट सेल के समान होती है, इसलिए इसे हम इक्वल डिवीज़न या समान विभाजन के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स 2 सेल्स बनती हैं और दोनों सेल में गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती है। फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जो माइटोटिक डिवीज़न होता है यह पूरी प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट स्टेप कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस में साइटो का अर्थ होता है साइटोप्लाज्मा एंड काइनेसिस का अर्थ होता है डिवीज़न, यानी कि कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। ये दोनों ही चरण मिलकर समसूत्र विभाजन की सभी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे। यहाँ इस डायग्राम में आप देखेंगे समसूत्र विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है। कैरियोकाइनेसिस यह क्रिया निम्न चरण में पूरी होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज होती है। इन चारों स्टेप्स को हम 1 बाय 1 विथ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप प्रोफेज, जिसे अर्ली एंड लेट प्रोफेज में डिवाइड किया गया है। इस स्टेज की मुख्य विशेषता यह होती है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेट जाल के रूप में बिछा हुआ दिखाई देता है अर्ली प्रोफेज के अंतर्गत। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेट सब स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु जैसे ही कोशिका लेट प्रोफेज में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है, न्यूक्लियोलस गायब होने लगता है। क्रोमेटिन नेट जो होते हैं वो उलझे हुए धागे के रूप में मोटे दिखाई देने लगते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की संरचना में 2 क्रोमेटिड्स और एक सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर वह स्थान होता है जहाँ से दोनों क्रोमेटिड्स जुड़ी होती हैं। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हम डायग्राम की सहायता से प्रोफेज स्टेज को समझते हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस व क्रोमेटिन जाल बिछा हुआ है केंद्रक के अंदर धागे नुमा, तथा सेकेंड स्टेज में या सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, किंतु जो क्रोमेटिन नेट फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे थे, यहाँ पर क्रोमेटिन नेट जो होता है वह गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है, मोटे धागे के रूप में दिखाई देता है। तथा यदि हम लेट प्रोफेज को देखें तो यहाँ आप देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लगी है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होने लगा है और जो क्रोमेटिन नेट है वो पूरी तरह से गुणसूत्र के रूप में दिखाई दे रही है, जिसमें आपको गुणसूत्र में सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड्स स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेज स्टेज की सबसे मुख्य विशेषता यह होती है कि इस स्टेज में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होने लगते हैं और जो क्रोमेटिनेट होती है वह गुणसूत्र में बदल जाती है। सेकेंड स्टेज आती है मेटाफेज स्टेज। इससे पहले हम जानें कि जो प्रोफेज स्टेज होती है यह माइटोटिक सेल डिवीज़न की सबसे छोटी अवस्था होती है। मेटाफेज स्टेज या मध्य अवस्था स्टेज में सबसे मुख्य जो गुण होता है वह यह होता है कि इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं तथा तर्कु तंतु का निर्माण हो जाता है। तर्कु तंतु के दोनों सिरे जो होते हैं वो पोल का निर्माण करते हैं, यानी कि ध्रुव का निर्माण करते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस स्टेज को डायग्राम की सहायता से बताना चाहूँगी कि यहाँ यह प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर हमने प्रोफेज स्टेज में जो देखा कि प्रोफेज स्टेज में अर्ली प्रोफेज में तो क्रोमेटिन नेट जाल के रूप में बिछा होता है, परंतु लेट प्रोफेज में क्रोमेटिन नेट गुणसूत्र में बदल जाता है। और जो लेट प्रोफेज होती है उसमें केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है और जो केंद्रिका होती है वह भी डिसअपेयर होने लगती है। किंतु मेटाफेज स्टेज अगर हम देखें तो इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से लुप्त हो चुकी होती है, गायब हो चुकी होती है, किंतु जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनका निर्माण हो चुका होता है। स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं जो कि प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। स्पिंडल फाइबर के सिरों को हम पोल कहते हैं, ये ध्रुव होते हैं तथा ये जो मध्य भाग होता है, चौड़ा भाग जो होता है वह इक्वेटोरियल प्लेट कहलाता है। इसी इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम आकर जमा हो जाते हैं। स्पष्ट रूप से इस स्टेज में हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं डायट फॉर्म में। इक्वेटर प्लेट पर क्रोमोसोम्स जमे हुए होते हैं। क्रोमोसोम का अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है कि जो गुणसूत्र की भुजाएं होती हैं वो ध्रुव की ओर होती हैं तथा सेंट्रोमियर इक्वेटर प्लेट पर होता है, यानी कि यहाँ ये इक्वेटोरियल प्लेट है, इस पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। जो इसकी भुजाएं होती हैं वो पोल की ओर दिखाई देती हैं, पोल की ओर इंडिकेट होती हैं। तो मेटाफेज स्टेज में हम गुणसूत्र को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है, यहाँ इस डायग्राम में आप मेटाफेज स्टेज देखेंगे, ये मेटाफेज स्टेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेज आती है पश्चावस्था या एनाफेज। इस स्टेज की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और गुणसूत्र आधे आधे दोनों पोल की ओर मूव करने लगते हैं। क्रोमोसोम इस तरह से मूव करते हैं कि इनका जो शेप होता है वह JLUV शेप में क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं और ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो ब्रिज की तरह कार्य करते हैं और गुणसूत्र को पोल की तरफ पहुंचाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रिज की तरह। जैसे ब्रिज जो होता है कोई भी वस्तु को पार कराने में मदद करता है, वैसे ही यहाँ स्पिंडल फाइबर भी ब्रिज की तरह वर्क करते हैं और क्रोमोसोम को पोल की ओर मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम अगली स्टेज देखें, टीलोफेज स्टेज, जो कि इस माइटोटिक डिवीज़न की अंतिम अवस्था होती है। टीलोफेज स्टेज लास्ट स्टेज बताई गई है, जिसकी मुख्य विशेषताएं यह होती हैं कि इसमें जो ध्रुव पर पहुंचते हैं जो क्रोमोसोम्स वह खुलने लगते हैं। क्रोमोसोम की जो कॉइलिंग होती है वह खुलने लगती है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन में बदल जाते हैं, क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। साथ ही जो क्रोमेटिन जाल के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है तथा न्यूक्लियोलस भी बन जाता है। इस प्रकार हम देखें तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ आप देखेंगे एक सेल दिखाई दे रही है जिसमें दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पोल की ओर क्रोमोसोम पहुँचे थे वे सभी क्रोमोसोम जो होते हैं खुलने लग जाते हैं, उनकी कॉइलिंग खुल जाती है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं और उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है तथा सेंटर में जो होता है न्यूक्लियोलस भी बन जाता है। धीरे धीरे तर्कु तंतु जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो आप इस डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे दो न्यूक्लियस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन नेट स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसके बाद जो अगली स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस,
साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, तो आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। साइटोप्लाज्म डिवीज़न को प्लांट में और एनिमल में अलग अलग तरीके से बताया गया है। जो प्लांट सेल होती है उसमें साइटोकाइनेसिस प्रोसेस सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होती है, जबकि यदि हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस फरो फॉर्मेशन के द्वारा होती है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन लचीली होने के कारण ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और दो सेल का निर्माण करती है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। जबकि हम प्लांट सेल में देखें तो इसके चारों ओर मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजिड होती है, इसलिए सेल के मध्य में गोल्जी बॉडी और ईआर की सहायता से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यह सेल प्लेट धीरे धीरे परिधि की ओर बढ़ती है और आप देखेंगे यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण, दो डॉटर सेल बन गई हैं और लास्ट डायग्राम में आप देखेंगे पूरी तरह से दो संतति कोशिकाएं नज़र आ रही हैं, जिसमें अपना स्वयं का केंद्रक है, दोनों का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में आप देखेंगे कि सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। और हम ओवरऑल अगर देखें तो माइटोसिस सेल डिवीज़न में एक जनक कोशिका, ये पेरेंट सेल है, यहाँ आप देखेंगे पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने से दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो एक सेल की सहायता से दो डॉटर सेल का बनना, इन दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, पेरेंट के इक्वल होते हैं, इसलिए इसे हम इक्वल डिवीज़न या समान विभाजन भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने माइटोसिस सेल डिवीज़न में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस स्टेजेस को समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।